कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन? आपको याद होगा पिछला क्लास तो हम पढ़े थे भाई, एक सेल के पास मेनली 3 कंपोनेंट होता है ना। एक होता है सेल बाउंड्री, आउटर मोस्ट सेल बाउंड्री, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है सेंटर में? न्यूक्लियस। और सेल बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या? साइटोप्लाज्म। तो सेल के मेन 3 कंपोनेंट देखा था हमने, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, और सबसे बाहर जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो क्या होता है? सेल बाउंड्री होता है। इस सेल बाउंड्री में 3 कंपोनेंट हम पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। क्या? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। तो आज सबसे पहला बाउंड्री हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, है ना। सेल कोई सा भी हो, बैक्टीरिया का सेल हो या फिर प्लांट का सेल हो या फिर एनिमल का सेल हो, सारे सेल में प्रेजेंट होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री होता है। क्या होता है? ऑल लिविंग सेल्स आर कवर्ड बाय, सारे लिविंग सेल्स ये कवर्ड होते हैं कैसे? थिन, इलास्टिक, डेलिकेट, सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग मटेरियल से, ठीक है। और इस लिविंग मटेरियल को, लिविंग बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या इसको प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। और ज्यादा हिस्ट्री जानने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ऑल लिविंग सेल्स आर कवर्ड बाय, all living cells are covered by क्या? thin elastic delicate all living cells are covered by thin, elastic, delicate, selectively permeable living boundary. Selectively permeable living boundary। हाँ भाई, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? All living cells are covered by thin, elastic, delicate, selectively permeable living boundary, which is called cell membrane or plasma membrane or plasma lemma, which is called cell membrane, या इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं प्लाज्मा लेम्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेम्मा। क्लियर है? तो ये अब बस आप नाम याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं। अब देखो भाई, अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सुनना, देखना, समझना, पढ़ने वाले क्या है। ये है मेरा, मान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियस, और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेल बाउंड्री, और सेल बाउंड्री में भी ये आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं, मतलब इसको हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट क्या था, अपना कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था। जैसे
डेविसन एंड डेनिनी ने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, रॉबर्टसन ने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गए। तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, सीट में वो दिया होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पिछले लगभग 15 साल से इस पे नहीं आया है, तो आने वाले समय में भी नहीं आएगा। जो अभी रिसेंट मॉडल चल रहा है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हम वही पढ़ेंगे डिटेल में। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। तो रिसेंट मॉडल चल रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रिसेंट मॉडल है वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था, कौन दिया था? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने दिया था। क्या कौन दिया? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने दिए। कब दिए? 1972 में दिए। कब? 1972 में दिए। क्लियर है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये रिसेंट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए, और कौन दिया था? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने। कौन? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने। कब? 1972 में। इसका डेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप डेट भी याद रखेंगे, जैसे सारे वायरस में जो साइंटिस्ट मिले थे उसका डेट याद रखना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही इसका डेट रखना, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। कब? 1972, 1972 में। ठीक है, तो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने दिया। किन्होंने दिया? सिंगर्ड एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर्ड एंड निकोलसन। कौन? सिंगर्ड एंड निकोलसन। कब? 1972 में। कब दिया? 1972 में। तो सिंगर्ड एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया 1972 में। क्लियर है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहले इस मॉडल के बारे में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? दिस इज, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड model, this is most accepted model and widely accepted model, and widely accepted model, and widely accepted model, this is most accepted model and widely accepted model for structure of a plasma membrane, for structure of plasma membrane, और स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि भाई लिपिड बाइलेयर में, क्या? लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन होता है वो अरेंज होता है मोज़ेक के जैसे। कैसे? मोज़ेक के जैसे। ठीक है, यानी रैंडम मैनर में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड क्या कहा गया है ना, ये फ्लूइड को कंपेयर किया गया है किससे? लिपिड से। किससे? लिपिड से। और ये जो मोज़ेक है, ये मोज़ेक को कंपेयर किया गया है किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कहना है कि भाई ये लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है भाई? फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन होते हैं ना, ये फॉस्फोलिपिड। लिपिड बाइलेयर कहने का मतलब क्या है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड में जो प्रोटीन होता है वो एज अ मोज़ेक क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। क्या करता है भाई? मोज़ेक के जैसा ये मूवमेंट करता रहता है। तो वैसे एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये किसका कहना है? सिंगर्ड एंड निकोलसन का कहना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है भाई? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल,
प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज अ मोज़ैक पैटर्न, एज अ मोज़ैक पैटर्न। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, according to fluid mosaic model, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की जगह ये भी लिख सकते हैं FMM, है ना, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल द मेम्ब्रेन इज अ मोज़ैक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्या, द अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल proteins are arranged in proteins are arranged in phospholipid bilayer as a mosaic pattern, phospholipid बाइलेयर या लेयर भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहना ज्यादा सही है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज अ मोज़ैक पैटर्न, एज मोज़ैक पैटर्न। क्लियर, एज मोज़ैक पैटर्न। क्लियर, सुनना भाई बात को एक बार फिर से। ये मॉडल क्या कहता है कि प्रोटीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मोज़ैक पैटर्न में अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है? मोज़ैक पैटर्न में अरेंज होता है। कहने का मतलब है फॉस्फोलिपिड का कंटिन्यूअस लेयर होता है। क्या? फॉस्फोलिपिड का कंटिन्यूअस लेयर होता है। और इस फॉस्फोलिपिड के लेयर में, इस फॉस्फोलिपिड के लेयर में मोज़ैक पैटर्न में कहीं कहीं रैंडमली क्या अरेंज होता है? क्या अरेंज होता है? प्रोटीन अरेंज होता है। क्या? प्रोटीन अरेंज होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक्चुअल में हम देख किसको रहे हैं, आपके पास इमेजिनेशन होना चाहिए। ये हो गया मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। अब ये छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा है, इसको काट के जूम करके देख रहे हैं। क्या? इसको अगर कट करते हैं, इसको जूम करते हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो इसको मैग्नीफाई करके हम देखते हैं। क्लियर? तो बनाएंगे, मेरे साथ ही बना लीजिए। ये होता है लिपिड का हेड। ठीक है, लिपिड के पास मेनली दो कंपोनेंट होता है। एक होता है ये फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड के पास होता है हेड जो कि पोलर होता है। ठीक है, पोलर जैसे वाटर पोलर है ना, वैसे लिपिड का हेड जो होता है वो पोलर होता है। और ये है टेल। क्या है ये? टेल है। टेल भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है। टेल क्या होता है भाई? नॉन पोलर होता है। ठीक है, नॉन पोलर जैसे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जैसे ऑयल होता है ना, ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। क्लियर? उसके बाद बीच में कहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है ना, ये दो तरह का प्रोटीन होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के साथ टाइटली बाउंड होता है, जबकि एक्सेंट्रिक प्रोटीन प्रोटीन्स के साथ लूजली बाउंड होता है। क्या? लूजली बाउंड होता है, जो आसानी से रिमूव हो सकता है। यह है फॉस्फोलिपिड का हेड। और फॉस्फोलिपिड का हेड कैसा होता है भाई? पोलर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फॉस्फोलिपिड का हेड पोलर होता है या फॉस्फोलिपिड का टेल पोलर होता है। आपको जवाब देना होता है कि फॉस्फोलिपिड का हेड पोलर होता है। इस फॉस्फोलिपिड में कहीं कहीं बीच बीच में क्या पाया जाता है भाई? कहीं कहीं ऐसे करके, क्या बोलो ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल है। आप एनसीईआरटी का भी डायग्राम अपने सामने अभी आप रख सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल भी क्या एक तरह का लिपिड ही तो है। क्या है भाई? लिपिड्स ही है। ठीक है, और इसमें भी कहीं कहीं क्या होते हैं? इंट्रिंसिक ऐसे प्रोटीन अरेंज होते हैं। क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इस तरह से। इस तरह से इसके पास भी क्या होता है भाई? इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। क्लियर?
और ये फिर मेरा हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड का ये है टेल और ये है हेड, ये है टेल और ये है हेड, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। क्लियर है? तो इस तरह से लिपिड बाइलेयर रहता है। इस लिपिड बाइलेयर में इसका नाम पहले हम एक बार दे देते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या ये क्या है भाई? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड का। चलिए ये जो है ना दोनों आपको जो दिख रहा है बड़े बड़े प्रोटीन, ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। क्या भाई? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर आप देखिए तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखो अगर हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हैं ना, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, तो एक है सेल के अंदर का पार्ट और दूसरा है सेल के बाहर का पार्ट। ठीक है? तो ये है आउटर पार्ट और ये है इनर पार्ट। यानी ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके पास ये इनर फेस है और ये वाला क्या है? आउटर फेस है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? अगर आप इसको जूम करके देख रहे हैं ना, तो ये वाला आउटर फेस है या ये इनर फेस है, हम कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो आउटर फेस पे कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या? आउटर फेस पे कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रिसेप्टर्स का काम करते हैं। देखो अगर सेल है और इसके बगल में दूसरा सेल है, इसके बगल में तीसरा सेल है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स होता है। ठीक है? जब जूम करके देखेंगे तो अभी दिखेगा थोड़ी देर में। ये रिसेप्टर्स ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है? आखिर सेल को पता कैसे चलेगा कि हमको जो, मान लो कि कोई आयंस है या कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें कोई आयंस का नंबर ज्यादा है और इसमें कोई आयन का नंबर क्या है? कम है। ठीक है? जैसे आपके घर चीनी कम हो जाता है कभी और मेहमान आ जाते हैं तो दूसरे से मांग लेते हैं ना इमरजेंसी के केस में, वैसे ही यहाँ पे अगर इस सेल में आयंस का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, तो ये अपने पड़ोसी सेल से क्या करेगा? कुछ आयंस ले लेगा। ठीक है? तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमको जो आयंस है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या कोई एलिमेंट है हमको कोई पड़ोसी सेल दे सकता है? तो रिसेप्टर्स तो होने चाहिए ना। तो वैसे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है आउटर फेस के पास। तो ये हो गया, मान लेते हैं सेल का, सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस। इनर सरफेस के पास किसी भी तरह का रिसेप्टर्स नहीं होता है। ठीक है? यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होता है। तो ये हो गया मेरा इनर फेस। क्या हो गया? इनर फेस। क्लियर? अब देखो भाई, ये जैसे लिपिड से जो कनेक्टेड है एक ब्रांच चैन, ठीक है, लिपिड से अगर ब्रांचिंग कनेक्टेड है ना, तो वो ब्रांचिंग क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ये आप याद रख सकते हैं, क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। आपको बस इंट्रिंसिक प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये भी दोनों क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन टाइटली बाउंड होते हैं। क्या? टाइटली बाउंड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो सुपरफिशियली बाउंड होते हैं या लूजली बाउंड होते हैं और ऐसे प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। क्या? ऐसे इस तरह से सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये बिल्कुल मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है ना? मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। इस लिपिड के साथ जो ब्रांचिंग आपको दिख रही है ना आपके बुक पे, वो क्या है? वो है ग्लाइकोलिपिड। क्या भाई? ग्लाइकोलिपिड। हाँ, ये जो इस प्रोटीन पे जो ब्रांचिंग दिख रही है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सॉरी, क्या ये? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर? तो ये सब है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और है कुछ ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो पिंक वाला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है कोलेस्टेरॉल। क्या है? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल का क्या फंक्शन है? तो सर कोलेस्टेरॉल क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कोलेस्टेरॉल क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्लियर है? कुछ छूट तो नहीं गया? ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ये जो बाहर आपको प्रोटीन दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
क्लियर? क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए अगर आप देखिए तो अब देखो ये छोटा सा पार्ट है, वैसे ही अगर हम बढ़ते जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन दिखेंगे, है ना, बड़े बड़े, और बहुत सारे मोज़ेक पैटर्न में अरेंज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दिखेंगे। बहुत सारे मोज़ेक पैटर्न में अरेंज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दिखेंगे। ठीक है, और आउटर सरफेस पे क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कुछ कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। क्या? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। देखते हैं प्रोटीन का क्या फंक्शन है, लिपिड का क्या फंक्शन है। दूसरा बात भाई, इस लिपिड के पास मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लिपिड का हेड और दूसरा होता है लिपिड का टेल, है ना। इसको डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। आते हैं यहाँ पे, अगर आप इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखिए तो इंट्रिंसिक प्रोटीन मिलके क्या बनाया? एक पोर बनाया है। दिख रहा है आपको? ये एक पोर बनाया है। ऐसा लग रहा है कि ये पोर से आसानी से मटेरियल अंदर से बाहर जा सकता है या फिर बाहर से अंदर आ सकता है। क्लियर? क्या? बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकता है। अभी देखो हम डेफिनेशन जब देखें ना सेल मेम्ब्रेन का, तो हम क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? थिन इलास्टिक डेलिकेट सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री होता है। क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है कि ये इंटेलिजेंट मेम्ब्रेन है, ये लिविंग मेम्ब्रेन है। मतलब सेल के अंदर वही मटेरियल जाएगा जिसको सेल का क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा, जिसको सेल का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। वही मॉलिक्यूल जाएगा जिसको, वही आयन जाएगा जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होगा, और सेल से बाहर वही आएगा जो सेल के पास क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जाने आने के लिए जो रास्ता चाहिए वो क्या है? ये पोर है। क्या है? ये पोर है। और ये पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? बोलो ना। इंट्रिंसिक प्रोटीन से हो रहा है। कैसे हो रहा है? इंट्रिंसिक प्रोटीन से। क्या सर सिर्फ पोर से होकर ही मटेरियल आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, जो इस लिपिड बाइलेयर से नहीं जा पाएगा, जो इस लिपिड बाइलेयर से आसानी से नहीं जा पाएगा, वो किससे जाएगा? वो इस पोर से होकर जाएगा। किससे जाएगा? इस पोर से होकर जाएगा। देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर से आसानी से चला जाता है और कौन सा मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को आसानी से पार नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए जो लिपिड होते हैं ना, लिपिड आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लिपिड्स में लिपिड आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिपिड बाइलेयर से पास कर जाएगा आसानी से लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होंगे? पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिपिड्स क्या होते हैं? पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो लिपिड्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होते हैं भाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चले जाते हैं। जैसे लिपिड्स को पास करना होगा तो ये लिपिड बाइलेयर से आसानी से आ जाएगा। लेकिन वाटर को अगर क्रॉस करना होगा, वाटर क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा तो वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल को पास करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है किसका? इंट्रिंसिक प्रोटीन का। कुछ प्रोटीन चैनल्स का जरूरत पड़ता है। उस प्रोटीन चैनल से होके उस प्रोटीन चैनल से होके नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास कर, नॉन पोलर नहीं, उस इंट्रिंसिक प्रोटीन से होके, उस चैनल से होके पोलर मॉलिक्यूल पास करते हैं। क्या? पोलर मॉलिक्यूल पास करते हैं, ये याद रखेंगे। चलिए तो यहां पे लिखेंगे ये जो पोर बना है ना, पोर, ठीक है, ये पोर किससे बना है? इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो लिखेंगे पोर फॉर्म्ड बाय इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। पोर फॉर्म्ड बाय इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, या इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, डायग्राम दे देगा, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन पे क्या करेगा? ABCD लिख देगा। ठीक है, ये दोनों फॉस्फोलिपिड है। दोनों क्या भाई? फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड है।
आपसे पूछेगा ये क्या है ना, ये इस तरह से दे देगा। देखो जिसके पास एक टेल है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसके पास दो टेल आपको दिखा रहा है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है, हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बाहर बाहर सब क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर दो ये बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस तरह से लेवलिंग कर देगा ABCD का, और आपसे पूछा जाएगा कि पहचानिए कि कौन सा क्या है, आप पहचान लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे कि भाई परसेंटेज देखते हैं ना, कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है और लिपिड का परसेंटेज कितना होता है। क्या प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है और लिपिड का परसेंटेज कितना होता है, क्लियर। देखना भाई, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है वो इरिथ्रोसाइट, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का दिया हुआ है, मतलब आरबीसी के मेम्ब्रेन का दिया हुआ है। क्या आरबीसी के मेम्ब्रेन का दिया हुआ है। देखो सेल कोई भी हो, ठीक है, क्या सेल कोई सा भी हो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम होता है, चाहे बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, या प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, या एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, ठीक है। सबका केमिकल कंपोजिशन सबके लिए, सबका मॉडल सेम होता है ना, क्योंकि मानना है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास है, सब सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जैसा है। कैसा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जैसा है। तो एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ वो ह्यूमन आरबीसी का दिया हुआ है। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो ह्यूमन आरबीसी का दिया हुआ है। कहना है कि भाई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ह्यूमन आरबीसी के अगर कंपोजिशन को देखते हैं तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन क्या प्रोटीन है वो कितना परसेंट होता है, 52% होता है। क्या प्रोटीन 52% होता है। याद रखना है कि प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन कितना होता है, 52% होता है। और लिपिड कितना होता है, बोलो ना, लिपिड होता है 40%। क्या लिपिड होता है 40%। बाकी परसेंटेज में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कितना होता है 40%, और प्रोटीन कितना होता है 52%। याद कैसे रहेगा, आपको बस एक चीज याद रखना है कि लिपिड और प्रोटीन में ज्यादा कौन होता है, ज्यादा कौन होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। अब ज्यादा होता है तो दिमाग तुरंत आपसे पूछेगा कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा, 52% होता है। और लिपिड के पास कितना होता है, 40% होता है। लिपिड इसके पास कितना होता है, 40% होता है। क्लियर है। बाकी जो परसेंटेज आ गया उसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएंगे, इस तरह से। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का क्या मतलब होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर जिसको बोलते हैं। क्लियर। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन, और केमिकल कंपोजिशन से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन लगता है कि भाई लिपिड ज्यादा होना चाहिए, यहीं पे हो जाता है गलती। लिपिड कितना होता है, 40% होता है, फिर से बोल रहे हैं। और प्रोटीन कितना होता है, 52% होता है। प्रोटीन कितना होता है, 52% होता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको याद रखना है प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या याद रखना है, प्रोटीन ज्यादा होता है। क्लियर है। चलो एक एक करके सारे कंपोनेंट को देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा फॉस्फोलिपिड। क्या देंगे हेडिंग, फॉस्फोलिपिड, और फिर प्रोटीन, मेनली यही लोग देखना है। क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है, इसको रब कर दिया जाए, हटा दिया जाए। चलिए फॉस्फोलिपिड, देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सा अभी समझ जाओ कि जो लिपिड बाइलेयर है उससे लिपिड के मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिपिड भी क्या है, नॉन पोलर है। और यहाँ भी फॉस्फोलिपिड क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से पास करने देगा। जबकि प्रोटीन क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से पास, सॉरी वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो आसानी से पास नहीं करेगा, तो प्रोटीन से होकर जाएगा। क्या प्रोटीन से होकर जाएगा। और वैसे प्रोटीन के चैनल, वैसे प्रोटीन के चैनल, वैसे प्रोटीन के पोर जो वाटर को इजिली पास कराते हैं उसको कहते हैं एक्वापोरिन्स। क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स, ठीक है। चलिए मतलब वैसे पोर्स जो वाटर के लिए बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्वापोरिन। हाँ भाई, तो हेडिंग दीजिएगा फॉस्फोलिपिड। क्या फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेन कंपोनेंट ऑफ
सेल मेम्ब्रेन ये मेन कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, लिपिड ही नहीं रहेगा, तो जो प्रोटीन अरेंज है मोज़ेक पैटर्न में वो कहाँ अरेंज होगा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है भाई, मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इस फॉस्फोलिपिड के पास एक होता है पोलर हेड, क्या होता है ये पोलर हेड, और दूसरा होता है नॉन पोलर टेल, क्या होता है नॉन पोलर टेल। पोलर हेड होता है, ठीक है। पोलर हेड कहने का मतलब है, या पोलर रीजन कहने का मतलब, जैसे वाटर क्या है पोलर रीजन है, ठीक है। मतलब इस पे OH माइनस और H प्लस क्या होता है चार्ज होता है, डिफरेंट पोलरिटी होती है, तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। वैसे ही फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो पोलर होता है, और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, क्या होता है नॉन पोलर होता है, क्या होता है भाई नॉन पोलर होता है, तो इसको कहते हैं नॉन पोलर टेल। अब ये जो पोलर हेड है, क्या पोलर हेड है, सही तो पोलर हेड या नॉन पोलर, ये जो पोलर हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक, क्या होता है हाइड्रोफिलिक, और ये बाहर की तरफ होता है, क्या हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, और ये बाहर की तरफ होता है। तो पोलर हेड और पोलर वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो ये पोलर होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग इसको कहते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और ये हाइड्रोफिलिक होता है पोलर हेड, और ये आउटसाइड तो होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है, अभी तो देखिए कैसा होता है, आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है। इनसाइड क्या होता है नॉन पोलर टेल होता है, इनसाइड क्या होता है नॉन पोलर टेल होता है, क्लियर। तो ये होता है आउटसाइड, क्या होता है आउटसाइड। अब हम आ जाते हैं नॉन पोलर टेल होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से दूर भागता है, इसलिए ये आसानी से यहाँ से पानी को पास करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई हाइड्रोफोबिक होता है, टेल क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल किधर होता है इनसाइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले सरफेस में होता है, तो ये इनसाइड होता है, क्या इनसाइड होता है टेल, और आउटसाइड होता है हेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो हेड होता है ये आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है, ठीक है। जो हेड होता है ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, आपको याद रखना है हेड क्या होता है पोलर होता है, टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, टेल क्या होता है नॉन पोलर होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को क्या करता है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, क्या फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके कारण है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी, अभी तो बोले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है थिन डेलिकेट इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल है ना। तो जो इलास्टिसिटी है जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे वो हमारे पास बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो हम क्या किए सेल को डिफरेंट शेप दिए फिर छोड़ दिए फिर अपने शेप में आ गया। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जो इलास्टिसिटी है वो क्यों है किसके कारण है, जो फ्लूइडिटी है इसके पास किसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, वो किसके कारण है ये फॉस्फोलिपिड के कारण है। किसके कारण है फॉस्फोलिपिड्स के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको प्राइम मिनिस्टर मत समझ जाइएगा, क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिकॉज फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड है ना ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, क्या सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। जैसे आपके पास घर में जो घी है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कोलेस्टेरॉल है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है जो सरसों का तेल है मस्टर्ड ऑयल है वो क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और तुमको पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा फ्लूइड नेचर का होता है या क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, पानी के जैसा तो नहीं, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है यानी क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, और ये क्वासी फ्लूइड नेचर किसके कारण है
लिपिड्स के कारण है। कौन सा? फॉस्फोलिपिड के कारण है। क्लियर? तो फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज फॉस्फोलिपिड आर रिच इन phospholipid are rich in क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसका बना होता है भाई? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है बिकॉज phospholipid are rich in unsaturated fatty acid which are liquid in nature, which are liquid in nature, which are liquid in nature। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एनसीईआरटी का बात है क्या? द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब देखो इस लिपिड नेचर के, लिक्विड नेचर के कारण या क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या ओवरऑल मूवमेंट करते हैं। क्या? ओवरऑल मूवमेंट करते हैं। देखिए होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। बॉबिंग मूवमेंट कहने का मतलब है शॉर्ट और क्विक मूवमेंट करते हैं। क्या? शॉर्ट एंड क्विक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, देखो एक और डेफिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो आपको बताते हैं। एक पहले फॉस्फोलिपिड के बारे में यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको एक चीज। लिखेंगे पहले द क्वासी फ्लूइड नेचर, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, the quasi-fluid nature of a phospholipid enable a lateral movement of protein, enable lateral movement of protein, enable lateral movement of protein. The quasi-fluid nature of phospholipid enable lateral movement of a protein within overall bilayer, within overall bilayer, within overall bilayer या फिर within overall phospholipid bilayer, लेकिन आप समझ जाइएगा within overall phospholipid bilayer, this ability to move within membrane, this ability to move within membrane मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल जितना लैटरल मूवमेंट करेगा उसके बेसिस पे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइडिटी मेजर करते हैं। दिस ability to move within a membrane is measured as its fluidity। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, उसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो कितना फ्लूइड नेचर का है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? प्रोटीन कितना लैटरल मूवमेंट करता है। क्या? प्रोटीन कितना लैटरल मूवमेंट करता है उसके बेसिस पे। चलिए तो देखते हैं एक और डेफिनेशन जो अपना रह गया है, ये समझ में आ गया आपको? देखो भाई, अभी देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था कि लिपिड बाइलेयर होता है, और इस लिपिड बाइलेयर में ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फिर बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। क्या? ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये क्या है फिर से मेरा? ये है फॉस्फोलिपिड। ये टेल हो गया जो अंदर की तरफ होता है, और ये जो हेड है ये बाहर की तरफ होता है। क्लियर? और इसके पास होता है क्या? बोलो ना, ऐसे ऐसे क्या होता है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। क्या? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। ठीक है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर में मोज़ेक पैटर्न में क्या होता है, अरेंज होता है। क्या मोज़ेक लाइक अरेंज होता है। और ये प्रोटीन बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। क्या लिपिड बाइलेयर में क्या करते हैं, बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। बॉबिंग मूवमेंट का कहने का मतलब है शॉर्ट क्विक मूवमेंट करते हैं। क्या शॉर्ट क्विक मूवमेंट करते हैं। जैसे कोई मटेरियल इसको ले जाना है अंदर से बाहर, ये बॉबिंग मूवमेंट करेगा। आपको पता है ये क्या है, बोलो ना, लिपिड बाइलेयर है। ये बॉबिंग मूवमेंट करेगा, तुरंत किसी आयंस को लेगा और तुरंत यहाँ पे जाएगा, मटेरियल को बाहर भेज देगा और फिर से ये अंदर आ जाएगा। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं बॉबिंग मूवमेंट। बॉबिंग मूवमेंट क्या होता है, क्विक शॉर्ट मूवमेंट। क्या, क्विक शॉर्ट मूवमेंट अप एंड डाउन। क्विक शॉर्ट मूवमेंट अप एंड डाउन। और क्विक शॉर्ट मूवमेंट अप एंड डाउन कब होगा, जैसे मान लो किसी समुद्र में आइस तैर रहा है और वो जो आइस है ना ये बॉबिंग मूवमेंट करता रहता है। क्या, बॉबिंग मूवमेंट करता रहता है। कहने का मतलब है थोड़ा अप एंड डाउन करता रहता है। क्लियर है? तो लिपिड बाइलेयर में ये जो प्रोटीन है ये बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। जितना अधिक ये बॉबिंग मूवमेंट के लिए इनेबल होंगे, इस लिपिड का फ्लूइडिटी उसी से मेजर किया जाता है। ठीक है, कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कितना ये बॉबिंग मूवमेंट करता है। मान लो कोई मटेरियल अंदर से बाहर लाना है, ये तुरंत बॉबिंग मूवमेंट करेगा। ये प्रोटीन जो है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बॉबिंग मूवमेंट करेगा, आयंस को लेकर तुरंत अंदर यहाँ पे मटेरियल को डिस्चार्ज करेगा और तुरंत फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बॉबिंग मूवमेंट जो करता है मटेरियल। क्या, मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो लिपिड होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्या, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। और क्वासी फ्लूइड नेचर का मटेरियल मेजरमेंट इसके फ्लूइडिटी से करते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड इनेबल lateral movement of protein within overall bilayer. This ability to move within membrane is measured as its fluidity. कहने का मतलब है कि भाई ये क्वासी फ्लूइड नेचर का जो फॉस्फोलिपिड होता है इसका मेजरमेंट हम करते हैं कि प्रोटीन कितना पूरे बाइलेयर में क्या कर रहा है, लैटरल मूवमेंट कर पाता है। उसके बेसिस पे इसका क्या करते हैं, बोलो ना, मेजरमेंट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी मेजर करते हैं। क्लियर है? आगे कहता है कि कोलेस्टेरॉल है। आगे एक स्टेटमेंट है कि भाई जो ये जो कोलेस्टेरॉल था ना कहीं कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्या था भाई, कोलेस्टेरॉल था। ये कोलेस्टेरॉल का क्या फंक्शन है, तो ये कोलेस्टेरॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, कोलेस्टेरॉल हेल्प इन, क्या, कोलेस्टेरॉल हेल्प इन कोलेस्टेरॉल हेल्प इन stability of a membrane structure, stability of membrane structure. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग देंगे क्या, प्रोटीन। क्या हेडिंग देंगे भाई, प्रोटीन। तो ये लिपिड्स के बारे में पूरा कहानी होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ये आपको समझ में आया, दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये बॉबिंग मूवमेंट करता है इसमें। चलिए दूसरा डेफिनेशन है क्या भाई, दूसरा डेफिनेशन, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बॉबिंग इन अ फ्लूइड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, सबसे पहले याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन में प्रोटीन अधिक होता है। कितना होता है, 52% होता है। क्या होता है, प्रोटीन 52% होता है। प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, इधर प्रेजेंट था ना और इधर प्रेजेंट था, यानी पेरीफेरी में प्रेजेंट था। क्या था, पेरीफेरी में प्रेजेंट था। इसलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, पेरीफेरल प्रोटीन। क्या, पेरीफेरल प्रोटीन। क्या, पेरीफेरल प्रोटीन होता है। क्या,
पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल तरीके से जुड़े होते हैं, अंदर होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में के अंदर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर है? क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट है। आपको पता है कि जैसे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत तरह के एंजाइम है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है, लेकिन एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब 30 टाइप्स के एंजाइम है, डिफरेंट 30 टाइप्स के एंजाइम होते हैं इसके पास, लेकिन एक एंजाइम है एटीपीएज एंजाइम। क्या भाई? एटीपीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एटीपीएज एंजाइम। ये जो एटीपीएज एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, आपको याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन एंजाइम हेल्प करता है? एटीपीएज एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास 30 टाइप्स के एंजाइम है, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है? एटीपीएज एंजाइम। ये एंजाइम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए इसको छोड़ते हैं, लेकिन बस आपको एक बात याद रखना है कि 30 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है? एटीपीएज एंजाइम है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लियर है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका कारण क्या है? तो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का कारण है, क्या कारण है भाई? कि इसके पास प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल को कंट्रोल्ड मैनर में क्या करते हैं? जिस चीज का जरूरत है सेल को वही अंदर ले जाएंगे, वही बाहर ले जाएंगे। अंदर बाहर ले जाने के लिए प्रोटीन क्या करते हैं? बॉबिंग मूवमेंट करते हैं, या उसी को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। क्या? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं या बॉबिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्विक शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन, उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या बॉबिंग मूवमेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए, आपको पता है कि स्पेसिफिक रेट से ये जो लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इस लिपिड बाइलेयर से आसानी से जो लिपिड होता है ना, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, लिपिड से लिपिड आसानी से पास कर जाएगा। ठीक है, लेकिन लिपिड क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पूरे लिपिड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये भी क्या है? नॉन पोलर है, तो आसानी से ये लिपिड को क्या करने देगा? पास करने देगा। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि लिपिड्स का जो हेड होता है ये क्या होता है? पोलर होता है। क्लियर है? यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहां तक आ तो जाएगा, लेकिन आसानी से अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या मिल रहा है उसको? नॉन पोलर हेड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नॉन पोलर हेड मिल रहा है यार, क्या नॉन पोलर टेल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नॉन पोलर टेल मिल रहा है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल आसानी से मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल चाहिए, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोटीन और स्पेसिफिक चैनल मिलके बनाते हैं एक्वापोरिन्स। क्या बनाते हैं यहाँ पे? एक्वापोरिन्स, और एक्वापोरिन से होकर पोलर मॉलिक्यूल आसानी से अंदर आता है, मतलब वाटर अंदर आता है। तो एक्वापोरिन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन एक्वापोरिन सेटिंग दीजिए। ये तो पता चल गया कि भाई प्रोटीन लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स लिखेंगे। एक्वापोरिन्स आर चैनल प्रोटीन्स। एक्वापोरिन्स आर चैनल प्रोटीन एक्वापोरिन्स आर
channel proteins that greatly increases the permeability, that greatly increases the permeability, that greatly increases the permeability of a membrane, to water molecule which are polar, which are polar. वो क्या होता है भाई? पोलर होता है, which are polar and therefore do not readily, मतलब आसानी से, and therefore do not readily diffuse through the hydrophobic इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है ना हाइड्रोफोबिक, उसको आसानी से पार नहीं करेगा. हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन. हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही. चलिए अगले क्लास में मिलते हैं. तब तक आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. कोई भी बात अगर एनसीईआरटी में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. दूसरा चीज, एनसीईआरटी में अगर कुछ छूट गया हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का कोई भी लाइन, तो आप जरूर पूछिए. ठीक है, हम बोलेंगे कि वो साथ ही साथ जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है. ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.